हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो लेकर आ गया हूँ एक नया वीडियो जिसमें हम बात करेंगे कक्षा 6 के साइंस का जो 7वां चैप्टर है जिसका नाम है पौधों को जानिए। इस चैप्टर में हम पौधों की जो पूरी संरचना है, पूरी जो क्रियाविधि है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमारा पहला पॉइंट है वो है पौधों को संवर्गों में बांटा गया है, यानी वर्गों में कितने वर्गों में बांटा गया है। पौधों को 3 संवर्गों में बांटा गया है। अब आधार क्या है उसका, किस आधार पर बांटा गया है, तो इसमें ऊंचाई, तना और शाखाओं के आधार पर पौधों को 3 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से वर्गों में बांटा गया है? शाख, झाड़ी और वृक्ष। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं जो शाकीय पौधे होते हैं उनके बारे में। छोटे यानी आकार में छोटे, हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाक या शाकीय पौधे कहलाते हैं। अक्सर इनमें कई शाखाएं नहीं होती, यानी इनमें क्या नहीं होती, बहुत सारी शाखाएं नहीं होती। आपको समझ में आ रहा है? शाकीय पौधे वो पौधे होते हैं जो क्या होते हैं, आकार में छोटे होते हैं, रंग में हरे होते हैं और कोमल तने वाले पौधे होते हैं। वे सभी के सभी क्या कहलाते हैं? शाकीय पौधे कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर आप इसे ले सकते हो टमाटर को। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं जो दूसरा संवर्ग है उसके बारे में। तो दूसरा है झाड़ी पौधे। कठोर तना परंतु अधिक मोटा नहीं होता तथा कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती है, इन्हें झाड़ी कहते हैं। यानी जो तना होता है वो तो क्या होता है, कठोर होता है और अधिक मोटा नहीं होता तथा कुछ पौधों में शाखाएं हैं वो क्या होती है, तने का जो आधार भाग होता है उसके समीप से निकलती है। ठीक है दोस्तों, तो वे सभी क्या कहलाते हैं? झाड़ी पौधे कहलाते हैं। उदाहरण क्या है इसका? नींबू। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं वृक्ष। ठीक है दोस्तों, वृक्ष में देखते हैं कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती है, इन्हें वृक्ष कहते हैं। यानी इसमें देखिए आप कि कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं, यानी आकार में क्या होते हैं, बहुत ऊंचे होते हैं और जो तना होता है वो क्या होता है, सुदृढ़ और गहरा होता है। यानी उसका जो तना होता है वो पूर्ण रूप से एकदम दृढ़ रूप से लिए होता है और इनमें जो शाखाएं हैं वो भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती है। यानी जो भूमि है उससे अधिक ऊंचाई पर क्या निकलता है, तना निकलता है। ठीक है दोस्तों, तो वो सभी क्या होते हैं? वृक्ष होते हैं। जैसे उदाहरण ले सकते हो आप, आम का पौधा, खेजड़ी हो गई। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं लताएं। ठीक है, लताएं देखो, लताएं या बेल बोल सकते हो आप इन्हें। तो लताओं को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, लताओं को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। पहली है विसर्पी लता और दूसरी है आरोही लता। तो इसमें पहले पॉइंट बात करेंगे विसर्पी लता के बारे में। कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते और यह भूमि पर फैल जाते हैं, इन्हें विसर्पी लता कहते हैं। यानी जो तना क्या होता है, पूर्ण रूप से कमजोर होता है। ठीक है, और ये पौधे क्या नहीं रह सकते, खड़े नहीं रह सकते, इसलिए यह क्या करते हैं, भूमि पर पूर्ण रूप से फैल जाते हैं। तो वे सभी के सभी बेल या लताएं क्या कहलाती है? विसर्पी लताएं कहलाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करेंगे आरोही लता के बारे में। कुछ पौधे किसी वस्तु की सहायता से ऊपर की ओर चढ़ जाते हैं, ऐसे पौधे आरोही लता कहलाते हैं। यानी कुछ पौधे क्या कर लेते हैं, किसी वस्तु यानी किसी वस्तु का सहारा लेते हैं और क्या कर लेते हैं, ऊपर की तरफ चढ़ जाते हैं। ऐसे पौधों को क्या कहते हैं? आरोही लताएं या आरोही बेल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं पौधे के भाग। इसमें पहला पॉइंट है पौधे का जो भाग होते हैं, कितने भाग होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट है तना। ठीक है दोस्तों, पहला पॉइंट क्या है? तना। तने में पत्तियां, शाखाएं, कली, फल व फूल होते हैं। यानी तना जो भाग होता है पौधे का, उसमें पत्तियां लगती हैं, शाखाएं लगती हैं, कली लगती है, फल लगते हैं और फूल लगते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखो, इसके बारे में पढ़ते तने की परिभाषा। पौधे का वह भाग जो भूमि के ऊपर भ्रूण के प्रांकुर से विकसित होकर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विपरीत प्रकाश की ओर बढ़ता है, तना कहलाता है। यानी पौधे का वह भाग जो भूमि के ऊपर, यानी भूमि है होती है उसके ऊपर जो भ्रूण निकलता है, उसके प्रांकुर से विकसित होकर पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण होता है उसके विपरीत प्रकाश की ओर क्या करता है,
वृद्धि करता है, यानी तना किसकी ओर वृद्धि करता है, प्रकाश की ओर, और जो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण होता है उसके विपरीत। ठीक है दोस्तों, तो उसे क्या कहते हैं, तना कहते हैं। आगे बात करते हैं तने का कार्य, यानी तने का काम क्या है। तना पानी को जड़ों से पत्तियों और अन्य भागों तक और भोजन को पत्तियों से जड़ों तथा पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। यानी तना है वो पानी को क्या करता है, जड़ों से पत्तियों तक ले जाता है, ठीक है, और अन्य भागों तक पहुंचाता है। तो पानी को क्या करता है, जड़ों से पत्तियों तक और अन्य भागों तक पहुंचाता है। भोजन को पत्तियों से जड़ों और पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, तना करता है। आ रही है बात समझ में। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, दूसरा जो पौधे का दूसरा जो भाग है उसके बारे में। तो दूसरा भाग है पत्ती। इसमें देखो पत्ती दूसरा भाग है, उसके बारे में पत्तियां तने से निम्न प्रकार से जुड़ी होती है। पत्तियां तने से निम्न प्रकार से जुड़ी होती है। इसमें पहला पॉइंट इसमें आता है, जो पत्ती है उसके भागों के बारे में बात करेंगे। तो पहला है पृणवृंत। तो इसकी परिभाषा देखो, पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है पृणवृंत कहलाता है। इसमें आप चित्र देख सकते हो, ये तने का भाग है, ठीक है, और इससे क्या जुड़ी होती है, ये जो पतली सी जो डंडी होती है और वो पत्ती जुड़ी होती है, तो उस डंडी को क्या कहते हैं, पृणवृंत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखो फलक। पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। जो पत्ती है उसका जो ये चपटा भाग है उसे क्या कहते हैं, हरे भाग को क्या कहते हैं, फलक कहते हैं। नेक्स्ट है शिरा। पत्ती के रेखित संरचनाओं को शिरा कहते हैं। और जो पत्ती की जो ये रेखाएं संरचित होती है, ये जिस प्रकार से पत्ती के अंदर रेखाएं होती है, उन रेखाओं को क्या कहते हैं, शिरा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है मध्य शिरा। आगे है मध्य शिरा। मध्य शिरा के बारे में देखो, पत्ती के मध्य में एक मोटी शिरा दिखाई देती है, इसे मध्य शिरा कहते हैं। यानी जो पत्ती होती है, इस प्रकार से जो पत्ती होती है, इस प्रकार से जो पत्ती आपको देखने को मिलती है, उसमें ये डंडी लगी, ऐसे डंडी लगी तो उसके बीच में एक लाइन होती है ऐसे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो बीच वाली जो रेखा है, उस बीच वाली रेखा को क्या कहते हैं, मध्य शिरा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं शिरा विन्यास। आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, शिरा विन्यास। पत्तियों पर शिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को शिरा विन्यास कहते हैं। यानी जो पत्तियां होती हैं उन पर जो शिराओं द्वारा जो बनाया जो डिजाइन होता है उसे शिरा विन्यास कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो डिजाइन बनी होती है पत्ती पर, जो जैसे मध्य शिरा होती है उसके अंदर जो शिराएं होती हैं, उनकी जो डिजाइन को, पूरी डिजाइन को क्या कहते हैं, शिरा विन्यास कहते हैं। तो शिरा विन्यास कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। यानी 2 प्रकार है शिरा विन्यास के। पहला है जालिका शिरा विन्यास और दूसरा है समांतर शिरा विन्यास। जालिका नाम से पता चल रहा है आपको परिभाषा। इसमें देखो क्या परिभाषा, जब शिराएं मध्य शिरा से निकलकर फलक में एक जाल बनाती है तो इसे जालिकावत शिरा विन्यास कहते हैं। यानी जो पत्ती होती है उसमें एक ये मध्य शिरा होती है, ये क्या होती है, शिराएं होती है। ठीक है, ये शिराएं होती है। ठीक है, तो इसमें ये जो जाल बन रहा है, इस जाल को क्या कहते हैं, जालिकावत शिरा विन्यास से कहते हैं। और ये उदाहरण के देखें इसमें, तो जो द्विबीजपत्री त्रिपादप होते हैं उनमें ये जालिकावत शिरा विन्यास से पाया जाता है। नेक्स्ट है समांतर शिरा विन्यास। जब शिराएं मध्य शिरा के समानांतर व्यवस्थित होती हैं तो इसे समांतर शिरा विन्यास से कहते हैं। और ये बात दोस्तों समझ में कि जब शिराएं क्या होती हैं, मध्य शिरा के समांतर व्यवस्थित होती हैं, इस प्रकार से जो ये इस प्रकार से व्यवस्थित होती हैं तो उसे क्या कहते हैं, समांतर शिरा विन्यास से कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इस जो उदाहरण, इसका उदाहरण देखें तो राक बीज पादप। इसका उदाहरण क्या है, राक बीज पादप। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, वो है वाष्पोत्सर्जन। आपने पढ़ा होगा पहले भी। इसमें देखो वाष्पोत्सर्जन के बारे में पढ़ेंगे हम, नोट लगाकर मैंने लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम वाष्पोत्सर्जन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, पौधे के वायवीय भागों द्वारा अतिरिक्त जल की मात्रा को वाष्प के रूप में उत्सर्जित होना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। यानी जो पौधे का जो वायवीय भाग होता है वहां से जल की मात्रा का क्या हो जाना, वाष्प के रूप में उड़ जाना,
बात आ रही समझ में। यानी पौधे का जो वायु भाग होता है वहाँ पे क्या होता है, जल की मात्रा अधिक हो जाती है। ठीक है, तो उसके जल की मात्रा अधिक होने की वजह से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वाष्प के रूप में पानी का उत्सर्जित हो जाना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, या आप इसे वाष्पन की परिभाषा भी देख सकते हो कि जो द्रव्य होता है या जो पानी होता है उसका वाष्प के रूप में बदल जाना क्या कहलाता है, वाष्पन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा आपने पहले भी पढ़ी होगी, आपने देखी होगी, बहुत लोगों को आती भी होगी। तो इसमें हम नॉर्मल सी परिभाषा देखते हैं। पौधे में जिस विधि द्वारा भोजन का निर्माण होता है, पौधे में जिस विधि द्वारा भोजन का निर्माण होता है उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है, जब भोजन का निर्माण किया जाता है पौधों में। आगे देखो, इस विधि में पौधों की पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित करके जल एवं CO2 की सहायता से ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन तैयार करते हैं। यानी इस विधि में पौधों की जो पत्तियां होती है वो क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करती है, प्रकाश जो क्लोरोफिल है उसकी उपस्थिति में सूर्य का जो प्रकाश है उसको ग्रहण करती है, और साथ ही किसकी उपस्थिति, जल और CO2 की उपस्थिति में किसका निर्माण होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। और ये ग्लूकोज ही क्या है, भोजन है। ठीक है दोस्तों, इसकी अगर संरचना अगर इसकी विक्रिया देखें तो क्या है, CO2 की क्या करेगा, जल के साथ क्रिया करेगा। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ क्रिया करेगा, जल के साथ, H2O। किसकी उपस्थिति में, प्रकाश यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। जो क्लोरोफिल कहाँ पे पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है। तो क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, C6H12O6। ठीक है, ये इसका उपयोग कौन करता है, पौधे भोजन के रूप में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। तीसरा जो भाग है पौधे का वो है जड़। तो इसमें देखो जड़ के बारे में पढ़ेंगे। पौधे का वह भाग जो मिट्टी के अंदर होता है वह जड़ कहलाता है। ये तो नॉर्मल सी परिभाषा आपको सबको आती होगी कि जो पौधे का जो भाग मिट्टी के अंदर दशा होता है, मिट्टी के अंदर होता है, वो क्या कहलाता है, जड़ कहलाता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर इसकी परिभाषा विज्ञान की साइंस की दृष्टि से देखें तो वो थोड़ी सी अलग है। तो देखो दूसरी परिभाषा है वो, दोनों परिभाषाएं सही है लेकिन ये भी परिभाषा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा सही है। वो देखा वह भाग जो बीजों के अंकुरण के समय मूलांकुर से विकसित होता है तथा प्रकाश के विपरीत लेकिन जल व भूमि की तरफ बढ़ता है, जड़ कहलाता है। यानी पौधे का वह भाग जो बीजों का जो अंकुरण, बीज हम जब जमीन में डालते हैं तो उसका क्या होता है, बीज अंकुरित होता है, और अंकुरित होने के बाद जो मूल निकलता है यानी जो जड़ निकलती है वो क्या होती है, विकसित होती है। ठीक है, और वो जड़ क्या करती है, प्रकाश का जो प्रकाश जहाँ से आता है सूर्य का प्रकाश उसके विपरीत लेकिन जो जड़ है वो जल व भूमि की तरफ यानी भूमि की तरफ क्या करती है, बढ़ती है, उसे क्या कहते हैं, जड़ कहते हैं। आ रही बात समझ में। यानी भूमि के अंदर जो भाग होता है पौधे का वह क्या कहलाता है, जड़ कहलाता है। आगे देखिए जड़ की विशेषताएं कि जड़ की क्या क्या विशेषताएं हैं। इसमें पहला पॉइंट है जड़ पौधे के अंदर जड़ पौधे के अक्ष का अवरोही भाग है जो मूलांकुर से विकसित होता है। अवरोही का मतलब क्या होता है, बड़े से छोटा। यानी ये क्या करता है, पौधा जड़ है वो क्या करती है, पौधे में नीचे की तरफ जाती है यानी भूमि के अंदर जाती है, तो इसीलिए क्या कहते हैं, इसे अवरोही भाग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है जड़ सदैव प्रकाश से दूर भूमि में वृद्धि करता है। जड़ क्या करता है, प्रकाश से दूर होता है और भूमि के अंदर वृद्धि करेगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट है भूमि में रहने के कारण जड़ों का रंग सफेद एवं मटमैला होता है। यानी भूमि में रहने के कारण, यानी भूमि अगर जड़ क्या करेगी, भूमि में रह रही है तो उसका रंग क्या हो जाएगा, जड़ का रंग क्या हो जाएगा, सफेद और मटमैला हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, चौथा पॉइंट देखो, जड़ों पर तनों के समान पर्वय यानी नोड्स तथा पर्वय संधियां नहीं पाई जाती। यानी जड़ों पर तने में जो पर्वय और पर्वय संधियां पाई जाती है, नोड्स और इंटरनोड्स पाए जाते हैं, वो जड़ों में नहीं पाए जाते। नेक्स्ट पॉइंट देखो पांचवा, जड़ें सामान्यतः धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती पॉजिटिव जियोट्रोपिक तथा ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तनी होती है। ठीक है दोस्तों, अगला 6 पॉइंट है जड़ का सिरा मूल गोप तथा द्वारा सुरक्षित रहता है। यानी जो मूल गोप होते हैं, आगे जो जड़ की जो एकदम जो शीर्ष भाग होता है उस पर क्या होते हैं, गोप लगे होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, मूल गोप कहते हैं, और उसी के द्वारा जड़ क्या होती है, सुरक्षित रहती है। 7वां पॉइंट है जड़ पर एक कोशिकीय रोम होते हैं या उन यूनिसेल्युलर हेयर्स
पाए जाते हैं। जड़ पर क्या पाए जाते हैं? एक कोशिकीय रोम या यूनिसेल्युलर हेयर्स या बाल पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आगे। आगे चलिए, जड़ के प्रकार, यानी जो जड़ है उसके प्रकार क्या है, जड़ को कितने प्रकारों में बांटा गया है। तो जड़ के दो प्रकार हैं, तो दो प्रकार हैं उनके बारे में देखते हैं। पहला है टेप रूट या मूसला जड़ें। टेप रूट या मूसला जड़ें। कुछ पौधों में एक मुख्य जड़ होती है, यानी जो पौधे होते हैं उनमें क्या होती है, एक पूरी की पूरी मुख्य जड़ होती है। यह भूमि के अंदर लंबाई के रूप में बढ़ती है और यह भूमि के अंदर क्या करती है, बढ़ती ही जाती है, जिसे मूसला जड़ कहते हैं। मूसला जड़ से अनेक शाखाएं निकलती है। उदाहरण मटर, नीम, आम, यानी जिस प्रकार के बड़े जो वृक्ष हैं, या जैसे आम है, नीम है, या जैसे मटर का छोटा पौधा ही है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो जड़ होती है वो क्या होती है, एक सीधी रेखा में वृद्धि करती है जमीन के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो उसे क्या कहते हैं, मूसला जड़ें कहते हैं। अगला है रेशेदार जड़ें। कुछ पौधों की कोई मुख्य जड़ नहीं होती, इनमें रेशे जैसी बहुत सी जड़ें होती है, इन्हें रेशेदार जड़ें कहते हैं। यानी कुछ पौधों में क्या होते हैं, मुख्य जड़ें होती नहीं है, लेकिन जो जड़ होती है वो किस प्रकार की होती है, रेशे के समान फैली रहती है जमीन के अंदर, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, रेशेदार जड़ें कहते हैं। ये जड़ें मिट्टी में चारों ओर फैल जाती है और पौधों को मजबूती से पकड़े रखती है। उदाहरण गेहूं, घास, ज्वार। ठीक है दोस्तों, उदाहरण क्या क्या है, गेहूं, घास और ज्वार है इसके उदाहरण। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं जड़ के कार्य। तो जड़ के कार्य देखते हैं हमें। जड़ के कार्य देखो, यह पहला पॉइंट है इसमें। जड़ के कार्य में पहला पॉइंट है, यह पौधों को भूमि में स्थिर रखती है। यह पौधों को भूमि में क्या करती है, स्थिर रखती है। दूसरा पॉइंट है, जड़ें मिट्टी से जल व खनिज लवणों का अवशोषण कर ऊपर की ओर तने में और पत्ती में संवहन करती है। यानी जड़ का काम क्या होता है, पहला है इसमें कि पौधों को भूमि में क्या करती है, स्थिर रखने का काम करती है। सबको पता है भूमि में पौधा किस प्रकार स्थिर रहता है, जड़ की वजह से स्थिर रहता है भूमि में। ठीक है, जड़ होती है उसके अंदर रेत, बाहर क्या हो जाती है, रेत हो जाती है, उसकी वजह से वो क्या करता है, भूमि में स्थिर रह जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि जड़ें मिट्टी से जल व खनिज लवणों का क्या करती है, अवशोषण करती है। यानी जल को और खनिज जो लवण भूमि के अंदर होते हैं उनके क्या कर लेता है, अवशोषण कर लेता है और तने और पत्ती तक पहुंचाने का कार्य जड़ें करती है। नेक्स्ट पॉइंट है पुष्प। इसमें पुष्प में देखो, जो पौधे का भाग है वो चौथा पॉइंट है, वो पुष्प है। पुष्प है की परिभाषा देखते हैं, तो पुष्प एक रूपांतरित तना है जो पादपों में जनन के लिए आवश्यक होता है। यानी पुष्प के द्वारा ही क्या होता है कि पादपों में या पौधों में जनन के लिए आवश्यक, और जनन पुष्प के द्वारा ही होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें अगला ये जो पुष्प के भाग है वो देखते हैं। पुष्प के कितने भाग है, पुष्प को कितने भागों में बांटा गया है। तो पुष्प को है वो 4 भागों में बांटा गया है, तो वो देखते हैं। 4 भागों में बांटा गया है। पहला है बाह्य दलपुंज, दूसरा है दलपुंज, तीसरा है पुमंग, चौथा है जायांग। ठीक है दोस्तों, बाह्य दलपुंज को कैलेक्स कहते हैं, दलपुंज को कोरोला कहते हैं, और पुमंग को एंड्रोशियम कहते हैं, और जायांग को क्या कहते हैं, गाइनोशियम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, इसमें पहला पॉइंट जो बाह्य दल है उसके बारे में देखते हैं। बाह्य दल के बारे में, जो पुष्प का भाग है बाह्य दल होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। बाह्य दल पुष्प का सबसे बाहरी चक्र है और इसकी एक इकाई को बाह्य दल कहते हैं। यानी बाह्य दल पुष्प का सबसे क्या होता है, बाहरी चक्र होता है, पुष्प होता है, उसका जो बाहर का जो चक्र होता है उस चक्र को क्या कहते हैं, बाह्य दल कहते हैं। और इसकी एक इकाई को, यानी एक इकाई यानी 2, 3, 4 इकाई जितनी बजे, लेकिन एक इकाई को क्या कहते हैं इसमें बाह्य दल या सेवल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला देखो, प्राय बाह्य दल हरी पत्तियों की तरह होते हैं और कली की अवस्था में फूल की रक्षा करते हैं। प्राय बाह्य दल क्या होते हैं, हरी पत्तियों की तरह होते हैं और कली की अवस्था में फूल की क्या करते हैं, पूर्ण रूप से सुरक्षा करते हैं। नेक्स्ट है बाह्य दल संयुक्त बाह्य दली अथवा पृथक बाह्य दली होते हैं। यानी जो बाह्य दल होते हैं वो क्या हो सकते हैं, एक साथ भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। अगला नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है दलपुंज या पंखुड़ी भी बोल सकते हो आप। दलपुंज पुष्प का दूसरा बाह्य चक्र है और इसकी एक इकाई को दल या पेटल कहते हैं।
यानी जो दलपुंज है वो पुष्प का जो सबसे भारी चक्र है उसके अंदर का जो चक्र है या दूसरा भारी चक्र है उसे क्या कहते हैं, दलपुंज कहते हैं। और दलपुंज की जो एक इकाई है उसे क्या कहते हैं, दल या पेटल कहते हैं। दल या पेटल चमकीले रंगदार होते हैं। ये परागण या पोलिनेशन के लिए कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। क्योंकि ये चमकीले और रंगदार होते हैं इसीलिए ये परागण की क्रिया होती है उस समय, या पोलिनेशन की जो क्रिया होती है उस समय कीटों को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। दलपुंज भी संयुक्त दली अथवा पृथक दली हो सकते हैं। पौधों में दलपुंज की आकृति तथा रंग भिन्न भिन्न होते हैं। दलपुंज की आकृति नलिकाकार, घंटाकार, कीप के आकार का तथा चक्राकार हो सकती है। ठीक है दोस्तों, अगली बात करेंगे पुमंग के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है पुमंग। पुमंग पुकेंसरों से मिलकर बनता है। पुमंग किससे मिलकर बना होता है, पुकेंसर से मिलकर बना होता है। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक पुकेंसर जो फूल के नर जनन अंग है तथा पुकेंसर में एक तंतु तथा एक परागकोश होता है। यानी प्रत्येक जो पुकेंसर होता है वो क्या होता है, जो पुष्प या फूल होता है उसका नर जनन भाग कहलाता है। और पुकेंसर में एक तंतु पाया जाता है और एक परागकोश पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला है प्रत्येक परागकोश प्राय द्विपालिक होता है। यानी परागकोश किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है, और ये क्या होता है, द्विपालिक होता है। और प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठक परागकोश होते हैं। यानी 2 कोष क्या होते हैं, परागकोश पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला बात करेंगे जायांग के बारे में। ठीक है दोस्तों, जायांग के बारे में देखते हैं। जायांग फूल के मादा जनन अंग होते हैं। जायांग क्या होते हैं, फूल के मादा जनन अंग होते हैं, जिसे स्त्री कैंसर कहते हैं। ये एक अथवा अधिक अंडक से मिलकर बने होते हैं। इसमें इसके जो भाग होते हैं जायांग के, वर्तिकाग्र और अंडाशय होते हैं। जायांग फूल का जो मादा जनन अंग है वो होता है, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं हम, स्त्री कैंसर बोलते हैं। ये एक और या अधिक अंडकों से क्या होता है, मिलकर बना होता है। और ये अंडक क्या होते हैं, वर्तिकाग्र तथा अंडाशय होते हैं। आगे बात करेंगे इसमें जो अंडाशय उसके बारे में। ये जायांग का ही भाग है अंडाशय। स्त्री कैंसर का सबसे निचला एवं फुला हुआ भाग अंडाशय होता है। यानी स्त्री कैंसर होती है उसका जो निचला और जो फुला हुआ भाग है वो क्या कहलाता है, अंडाशय कहलाता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट वर्तिका के बारे में। वर्तिका के बारे में देखते हैं। अंडाशय पर एक लंबी नली होती है जिसे वर्तिका कहते हैं। अंडाशय होता है उस पर एक लंबी क्या होती है, नली होती है। उस नली को क्या कहते हैं, वर्तिका कहते हैं। वर्तिका अंडाशय को वर्तिकाग्र से जोड़ती है। और ये जो वर्तिका है वो क्या करती है, अंडाशय को वर्तिकाग्र से जोड़ती है। यानी ये जो बात करते हैं ये इस प्रकार से होता है, ठीक है। और ये नली होती है और ये अंडाशय होता है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, ये तो क्या है, ये अंडाशय है, ठीक है। और ये वर्तिका है और ये वर्तिकाग्र है। ठीक है दोस्तों, आगे वर्तिकाग्र। प्राय वर्तिकाग्र वर्तिका की चोटी पर होती है। प्राय वर्तिकाग्र है वो क्या होती है, ये जो वर्तिकाग्र है ये क्या होता है, चोटी पर होती है और परागकण को ग्रहण करती है। और यहाँ पर ही क्या आते हैं, यहाँ पर क्या आते हैं, परागकण आते हैं। ठीक है, वो परागकण यहाँ से इस अंडाशय में चले जाते हैं।